मॉर्निंग स्टूडेंट्स के बाद आज की कक्षा में हम लोग निबंध लेखन विषय के बारे में चर्चा करेंगे और दो निबंध लिखेंगे। एक हमारा होगा जिसे हम इंग्लिश की सरल भाषा में कहते हैं एक कंपोजिशन निबंध, और दूसरा कहते हैं पिक्चर कंपोजिशन यानी कि चित्र वर्णन। तो हम दोनों में इस फर्क को जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और हमें क्या लिखना है और निबंध क्या है पहले जानेंगे। देखिए, निबंध लिखने से पहले हमें जानना है कि निबंध क्या होता है। ठीक है, आपको इंग्लिश में पढ़ते हैं उसमें डायरेक्ट आपको कहा जाता है कि आप कंपोजिशन लिखिए, पैराग्राफ लिखिए, पिक्चर कंपोजिशन लिखिए, आप फटाफट लिखिए। लेकिन हिंदी में इसको समझना होगा कि क्या है। देखिए, निबंध जो होता है, जब अगर आप मान लीजिए कि अगर लैंग्वेज का पढ़ाई कर रहे हैं, भाषा से पढ़ाई कर रहे हैं, तो निबंध जो होता है वो अगर आपको अगर कक्षा 1 से शुरू हो रही है, ये कक्षा 2 से शुरू हो रही है, ये कक्षा 2 से शुरू 3 से हो रही है, तो ये सबसे इस तरह एक आपको दो पार्ट है, दो भाग है। एक है आपका टेक्स्ट बुक से हिंदी पाठ्य पुस्तक कहते हैं और दूसरा आपका है हिंदी ग्रामर बुक है। तो ग्रामर थोड़ा जो हिंदी व्याकरण जो है ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें आपको आप कैसे अपनी भाषा पढ़ेंगे, कैसे भाषा को सुंदर लिखने सीखेंगे, कैसे बोलने सीखेंगे और कैसे पठन होगा, ये वहाँ पर हम सीखते हैं। और किसका अर्थ क्या है, कब किसका कैसे प्रयोग करना है, जितने भी प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं व्याकरण हमें सिखाता है। हमने पहले ही अपनी कक्षा में आपको बताया है कि व्याकरण से हमें भाषा को सीखना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीखना है। तो निबंध भी हमें उसी चीज़ को अच्छी तरह बनाने में किया है। निबंध क्या, देखिए बड़े बड़े कक्षाओं में इस पर पूरे अच्छी तरह से आपको डिटेल्स दे देंगे। मैं एक्सपर्ट देता हूँ कि दो चीज़ होते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक जब पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक में देखेंगे कि दो चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पर में। पहला कि आपको कहानी मिलेगी और फिर कविता मिलेगी। इससे छोड़कर कुछ नहीं है। इससे छोड़कर जो भी है, अगर मान लीजिए कहानी नहीं है तो वार्तालाप है, किसी को जीवन परिचय है, लेकिन है तो वो कविता से अलग। कविता में क्या होती है, कविता में 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड का एक होता है, जो पहला लाइन आपका कंप्लीट नहीं होता है, पूर्ण, दूसरा लाइन में आपको पूर्ण विराम मिलेगा। तो कविता के जो धागे वो अलग होते हैं और कहानी के धागे होते हैं। ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। तो उसी प्रकार क्या है कि एक होता है हमारा कविता, दूसरा होता है हमारा कहानी। तो कहानी में हम जब कहानी लिखने बैठते हैं तो कहानी हमारा चलता रहता है। कहानी हम क्या करते हैं, कहानी में हम पात्र को सोचते हैं, पात्र को समझते हैं और कहानी को गठित करते हैं। कोई कहानी जानवर के ऊपर बनता है, कभी कोई कहानी किसी और के ऊपर बनता है, कहानी हम बोलते जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारा दो भाग में कविता और कहानी। तो कहानी के लिए जब कहानी में हम कहानी किताब में देखोगे कि कंटिन्यू वहाँ पर भी लिखा रहता है। तो निबंध क्या है कि निबंध में जो निबंध हम अगर अभी आपको निबंध दे रहे हैं लिखने के लिए या निबंध बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि उस जो विषय मैंने आपको दिया है उस विषय के बारे में अपने विचार को, अपने ज्ञान को एक संक्षिप्त रूप में आपको हम प्रदान कर रहे हैं। तो आप भी क्या कीजिएगा, जब आपको कोई निबंध लिखने मिलता है तो भी आप उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो निबंध का मतलब साफ है कि निबंध क्या होता है कि जिस विषय वस्तु को हम लिख रहे हैं अपने विचार को और अपने संक्षिप्त ज्ञान को सरल भाषा को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसा कि देखिए कि निबंध लिखने से क्या क्या फायदा होता है। निबंध लिखने से हम अपने जो अपने मन की बात को जो हम लिखना चाहते हैं, उस विषय के बारे में जो सोचे हैं वो लिख सकते हैं। हमारी जो भाषा कौशल होगी वो उसमें हम सुधार लाते रहेंगे। दूसरा क्या होगा कि जब हम लिखने बैठेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी। ऐसा बात नहीं कि गलतियाँ आपस में हमसे भी गलतियाँ होंगी, तो हम गलतियों को सुधारेंगे, गलतियों को अपने वाक्य को सुधारेंगे, अपने शब्दार्थ सुधारेंगे। तो ये निबंध एक पूरा एक तरह से एक पैकेज है जो अपनी भाषा को निर्भर करता है और भाषा को सुधारता है। तो अभी हमने आपको बोला कि आज हम अपने इस कक्षा में दो बातों को चर्चा करेंगे। पहला हमारा एक निबंध होगा, इसमें बिना कोई चित्र होगा, और एक निबंध होगा हमारा जो होगा वो चित्र वर्णन होगा। बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा जो आपकी हुई थी उसमें भी आपको निबंध के बारे में ही चर्चा किया गया था। एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा निबंध का जो विषय था वो था हमारा निबंध लेखन है बसंत ऋतु। देखिए, जो भी आपको हम बोल रहे हैं बसंत ऋतु एक विषय हमने लिया, उस विषय में हमने उस विषय के बारे में एक संक्षिप्त ज्ञान आपको दिया। ऐसे तो निबंध आपके बहुत बड़े बड़े लिखे आते हैं, 200 शब्दों में, 300 शब्दों में, ठीक है, 400 शब्दों में, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है कि जो भी निबंध लिखता हो, या हम लिखें या आप लिखें, जब अधिक लिखने को होता है तो उसमें क्या होती है, विस्तृत जानकारी को बहुत ही बड़ा लिखना होता है। लेकिन साथ साथ निबंध लिखने के में दो बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आप जब निबंध लिख रहे हैं तो आपकी भाषा सरल हो और स्पष्ट हो, सरल और स्पष्ट हो, ताकि आप भी लिखने के बाद आपको भी समझ में आए मैंने अपनी भाषा को किस तरह सुधारा है, और जिस जो पढ़ेंगे वो भी समझ में आए, जिसके सामने प्रकट कर रहे हैं वो भी समझ सकेंगे कि कैसे आपने भाषा को लिखा। तो हमने आज की कक्षा में दो ये है, एक चित्र वर्णन है, एक चित्र वर्णन नहीं है, एक निबंध है। तो हमारा निबंध का पहला जो विषय है वो है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु पे मैं आपको 10 वाक्य पे आपको निबंध लिखना होगा। 5 मैंने यहाँ लिखा है और 5 में आपको अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बाकी जितने भी होंगे आपको सभी स्टडी मटेरियल में लिखने को दिए जाएंगे। देखिए हमारा विषय है बसंत ऋतु। बसंत एक ऋतु है, मतलब एक सीजन, मौसम है। अब ये मौसम क्या है हम पहले चर्चा करेंगे। मौसम में क्या होते हैं ये चर्चा करेंगे। मौसम कब आते हैं कब जाते हैं चर्चा करेंगे। मौसम में क्या होता है ये चर्चा करना है, और मौसम में क्या खूबियाँ हैं। देखो इतनी चीज़ों मैंने चीज़ का चर्चा करेंगे। तो इतनी चीज़ों को हम जब बताएंगे लिखेंगे तो ही हमारा वो जैसे से लिखते जाएंगे उसी से हमारा वो निबंध बढ़ता जाएगा और हम अच्छी तरह से निबंध लिखने में सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए हमने बसंत ऋतु बताया कि बसंत ऋतु एक मौसम है। भारत में 6 हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 3 ऋतुएं बार बार आती हैं मेनली। इसमें है ठंडा जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम। लेकिन इसमें भी भारत में ये जो 3 है आपका मौसम, जो 3 को जानते हैं, लेकिन भारत में 6 ऋतु होती है। इसमें बसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु और शीत ऋतु, ये 3 और उसमें ऐड सम्मिलित रहता है। ठंडा, गर्मी और बरसात में 3 ऋतुएं और भी है जो मिलकर भारत में 6 ऋतुएं आती है। भारत में जहाँ पर 6 ऋतुएं होती है। तो हम इसमें ना ही हम गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं और ना ही हम जाड़े की बात कर रहे हैं। हम इसी दो मौसम के बीच में एक ऐसे मौसम आते हैं, ऋतु आती है। देखिए मौसम जो होता है, मौसम और ऋतु में फर्क क्या है कि मौसम जो होता है वो 4 महीने करके बांटा है, लेकिन ऋतु जो होती है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि जाड़े का मौसम और गर्मी का मौसम, ठीक उसके बीच में एक ऋतु आ गया। तो उसमें क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप कहेंगे, आप बोलेंगे नहीं सर नवंबर और गर्मी में मार्च, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें कैलेंडर के हिसाब से भी मौसम में ऋतुओं का समय देखा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बोला हिंदू कैलेंडर। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं बसंत ऋतु में क्या लिखेंगे। बसंत ऋतु मैंने पहला लिखा है कि बसंत ऋतु मनमोहक ऋतु होती है। बसंत ऋतु जो होती है वो मनमोहक होती है, मतलब ये ऐसा ऋतु है, ये ऐसा ऋतु है जहाँ पर मन को मोह लेना। मनमोहक मतलब मन को मोह लेना, किसी चीज़ के प्रति अच्छा लगना, मनमोहक। जैसे कि बोलो कि अगर आप लोगों को खाने में कुछ पसंद है, जैसे छोटे बच्चे लोगों को चाउमीन पिज्जा में खाने का मन है, तो क्या होता है कि तो देखते ही कि मन को मोह लेता है। तो उसी प्रकार ये ऐसा ऋतु है इसमें केवल बच्चे नहीं, सभी को आरामदायक ऋतु है, इससे उनका मन को मोह लेना। इसीलिए मैंने कहा कि बसंत ऋतु मनमोहक ऋतु है। अगले लाइन में मैंने कहा ये ऋतु शीत ऋतु के बाद आती है। तो शीत ऋतु के बाद आती है मतलब कि जैसे ही आपका शीत लहर खत्म होता है वैसे ही आपकी शीत इसके बाद ये मौसम आती है। नंबर 3 पे मैंने कहा कि बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। हाँ, जितने भी मौसम होते हैं गर्मी ठंडा बरसात, उसमें से ये एक ऐसा ऋतु है बसंत ऋतु, इसे पूरे ऋतुओं का जितने भी 6 ऋतु होते हैं उनमें से ऋतुओं में से इन्हें ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ये ऋतुओं का राजा है। ठीक है, अब राजा क्यों है इसे भी बता देंगे राजा क्यों है। ये भारत में फरवरी और मार्च के महीने में आता है। इस मौसम में ना अधिक गर्मी पड़ती है, ना अधिक गर्मी होती है, ना अधिक ठंड होती है। देखिए बसंत ऋतु के बारे में जो 5 मैंने लिखा, तो बसंत ऋतु कौन सी ऋतु है? मनमोहक ऋतु है, इस ऋतु की बात आती है, इसे ऋतु का राजा कहा जाता है। ये भारत में फरवरी और मार्च में आता है। और इस ऋतु में क्या नहीं होता है, इस ऋतु में ना अधिक ठंड लगती है ना अधिक गर्मी लगती है। अब गर्मी के मौसम चले जाएंगे इतना गर्मी लगेगा कि हालत खराब हो जाएगा, और ठंड के मौसम चले जाएंगे इतना ठंड लगेगा उसमें भी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा ऋतु है ना इसमें अधिक गर्मी होती है ना अधिक इसमें ठंड होती है। तो हमने ये 5 लाइन इस ऋतु के बारे में मैं अपने विचार को प्रकट किया है। और इसके बाद और जो 5 लाइन है उसको मैं आपको कह देता हूँ। इस ऋतु में हर प्रकार के फूल खिलते हैं। जब ऐसा मौसम हो कि ना अधिक ठंड हो ना अधिक गर्म हो, तो ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हर प्रकार के फूल खिलते हैं।
इस ऋतु के आने से ही कोयल कुहू कुहू कर बोलने लगती है। देखो, बसंत ऋतु के आगमन से ही कोयल कुहू कुहू करने लगती है। कवि इसमें कविता भी है। और इस मौसम में नंबर 8वां है, इस मौसम में सभी लोगों को बहुत आनंद मिलता है। मैंने पहले भी कहा था कि इस मौसम में सभी लोगों को, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को इस ऋतु में आनंद मिलता है। इस ऋतु में कई त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे होली, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के त्यौहार मनाए जाते हैं। इस ऋतु में कई त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे होली मनाई जाती है, बसंत पंचमी मनाई जाती है, सरस्वती पूजा मनाई जाती है। आप देखो, जब ये त्यौहार आते होंगे, इनसे पहले बहुत ठंड रहता है। जैसे बसंत होली से बसंत सरस्वती पूजा से पहले बहुत ठंड रहती है, लेकिन जैसे जैसे सरस्वती पूजा आते जाते हैं उसमें ठंड कम हो जाता है। और नंबर 10 है, इस ऋतु में लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। तो ये तो हमारा पिक्चर कॉम्पोजिशन था। अब हमारा दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा चित्र वर्णन। क्यों मैं दोनों एक साथ दे रहा हूँ कि आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि एक निबंध और एक चित्र वर्णन निबंध में क्या होता है। तो जो परिभाषा मैंने आपके यहाँ दिया कि वही परिभाषा यहाँ भी होता है। यहाँ पर मैं एक चीज में निबंध में क्या है कि ये यहाँ पर मैं कोई भी चित्र नहीं रहता है, लेकिन चित्र वर्णन में इस चित्र को आप देख रहे हैं और देखकर अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, ये चित्र एक मोर का है। आपको सबसे पहला लाइन आ गया, अपने मन में जो विचार आया, ये एक चित्र है और ये चित्र एक मोर का है। तो मोर क्या है? मोर एक पक्षी है। 3 वाक्य हो गए। अब आप मोर के शारीरिक बनावट पर विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर विचार करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, आप देख देख के अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। कुछ इस चित्र को देख के इस पे आप अपने विचार को करें और उस चित्र के बाद भी अपने विचार को भी है। निबंध में 2 ही है। चित्र वर्णन में क्या है कि कुछ वाक्य जो होंगे इस चित्र को देखकर आप विचार वर्णन करेंगे जो चित्र पे है, और कुछ वाक्य जो ऐसे होंगे जो निबंध से आप कर सकते हैं कि जहां पर आप अपने विचार को भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ वाक्य आपको बता दूं, जैसे कि इस चित्र में कैसे करेंगे। ये चित्र मोर पक्षी का है। ये तो चित्र से देख के कह रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते आप, लेकिन आप बसंत ऋतु में बदलाव कर सकते हैं। पहला वाक्य है, ये ऋतु मनमोहक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं बसंत ऋतु बहुत ही अच्छा ऋतु होता है। लेकिन इस चित्र के पहले वाक्य में जो आप इसका आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, पहचान दे रहे हैं, यहाँ पर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मोर है तो मतलब मोर ही है। आप इसको उल्लू बत्तख हंस नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब इस चित्र में जो भी है, इस चित्र में मोर अपने पंख को फैलाए हुए हैं। इसका पंख रंग बिरंगी और बहुत बड़ा है, ये बहुत खूबसूरत मोर है। हो गया। अब देखिए कि मोर क्या है। मोर भारत देश का राष्ट्र पक्षी है। इसका रंग नीला होता है। मोर का गर्दन लंबा और पैर बहुत पतली होती है। मोर की शारीरिक बनावट हो रही है। मोर को क्या ख्याति मिला वो बता दिए। मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है। मोर वर्षा ऋतु में अपने पंख को फैलाकर नृत्य करती है, नाचती है। और मोर का प्रिय भोजन सांप होता है। यह भारत में पाया जाता है। तो कुछ लाइनें हमने इस चित्र के बारे में व्याख्या किया और कुछ लाइनें क्या किया जो इसका अपना जो सोच के हमने लिखा कि मोर का प्रिय भोजन सांप होता है, जो भारत में पाया जाता है। इससे गर्दन बहुत लंबा होता है, सर पे एक कलीन होता है और आप पैर बहुत पतली होती है, ये वर्षा ऋतु में नाचती है। तो इस प्रकार हम निबंध को लिखते हैं और चित्र वर्णन लिखते हैं। मुझे आशा है कि आपको निबंध और चित्र वर्णन में दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। और आप जब आपको अगले दिए जाएंगे तो जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर आपके 2 अगर निबंध होंगे, 2 चित्र होंगे, तो एक मैं लिखूंगा और एक आपको लिखना होगा। मैंने पूरी परिभाषा बताया, पूरे चित्र का समझाया। तो दूसरे जब आपको मिलेंगे इसमें आप अपने विचार को व्यक्त कीजिएगा। बच्चों, आज का कक्षा यही था। मिलते हैं अगले दिन अगले विषय के साथ में और अगले शायद चित्र वर्णन या निबंध में। तब तक के लिए धन्यवाद।